बेल्ट होती है, बेल्ट तुम्हारे पहनने के काम आती है पर पापा के पहनने के काम थोड़ी ना आती है। तो अब हम लोग बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन की। पूरा कंसेप्ट, पूरी थ्योरी सारी कवर करेंगे। सारे डाउट क्लियर, बस ये वीडियो देख लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सारे डाउट क्लियर। पहले लाइट के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, जिस चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट देखो, लाइट क्या होता है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, लाइट क्या होता है जिसकी वजह से देख पाते हैं। अब लाइट के बारे में भी बहुत कंट्रोवर्सी चलती आती है कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है, क्या है, ये भी नहीं कंफर्म है। सबसे पहले न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई थी, उसने क्या बताया था कि लाइट, ये जो लाइट, जैसे लाइट सोर्स से लाइट गिर रही है, किसके फॉर्म में गिर रही है, पार्टिकल्स के फॉर्म में। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था, जब लाइट के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, उनकी बुक थी उसमें उन्होंने बताया था कि लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में आ रही है। अब लाइट अगर पार्टिकल के फॉर्म में है तो उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, ये सब क्या है, पार्टिकल के फॉर्म में। फिर धीरे से हाइगेंस आया। हाइगेंस ने क्या प्रूव कर दिया, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के थ्रू कि लाइट वेव होती है। पहले बहुत ईयर्स तक, कम से कम 100 से 120 ईयर्स तक यही माना गया था कि लाइट पार्टिकल होती है। फिर हाइगेंस आया, हाइगेंस ने बोला लाइट वेव होती है कुछ सालों बाद। अब फिर उसके बाद आइंस्टीन आ गए। आइंस्टीन तो बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने क्या बताया कि लाइट का क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। और पार्टिकल नेचर दिखाने के लिए उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करा था। मतलब पहले बोला कि लाइट पार्टिकल होती है, फिर उसके बाद हाइगेंस आया, उन्होंने कहा लाइट वेव होती है। फिर वही पार्टिकल नेचर दिखाने के लिए फिर आइंस्टीन है, उन्होंने बोला पार्टिकल होती है। तो अब तो पूरा कंफ्यूजन है कि ना लाइट पार्टिकल होती है कि वेव होती है, क्या होता है, क्या पता करें। देखो, हम लाइट को जैसे देखना चाहते हैं, अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कराना चाहते हैं तो लाइट पार्टिकल हो गई। अगर कोई एक्सपेरिमेंट में लाइट को वेव की तरह बिहेव कराना चाहते हैं तो लाइट वेव हो गई। मतलब जैसा हम इसको देखना चाहते हैं, जैसे बेल्ट होती है, बेल्ट तुम्हारे पहनने के काम आती है पर पापा के पहनने के काम थोड़ी ना आती है। तो वही हुआ ना, मतलब उसको तुम देख कैसे रहो। तो लाइट कुछ एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल के फॉर्म में होती है और कुछ एक्सपेरिमेंट में वेव के फॉर्म में होती है। अब हम लोग अभी इसमें क्या पढ़ेंगे, लाइट के रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी, यानी लाइट के पार्टिकल नेचर के ऊपर। पहले लाइट की डेफिनेशन देख लें, क्या लिखी है इसमें। लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी और मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। लाइट एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यही वाली सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। दूसरा बोला जाता है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज विजिबल रेडिएशन टू ह्यूमन आई फोटॉन्स विच आर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट पार्टिकल है तो टाइनी पैकेट्स है एनर्जी के, तो वो हो गया। एंड पहला क्या, लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट अलाउज द ह्यूमन आई टू सी और मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल। ठीक, अब इसमें एक चीज पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। मतलब कोई भी सरफेस पे अगर लाइट गिर रही है तो क्या होगा। अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, नहीं। अगर कोई सरफेस पे लाइट गिर रही है, मान लो ये एक सरफेस है, इस पे लाइट गिरी आके, अब क्या हो सकता है। अभी तुम लोग सोचोगे रिफ्लेक्शन हो गया, नहीं, गिर रही है तो होगा क्या। मान लो इसने कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट कर दिया और कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा कभी नहीं होता है कि लाइट आई, गिरी, पूरी रिफ्लेक्ट हो गई। तुम अगर अपनी शीशे में फोटो देखोगे ना तो तुम्हें लगता है एक एक दाना दिख रहा है तुम्हारे मुंह का, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम पार्ट, ऐसे मतलब 0.001% भी नहीं दिखेगा उसमें। ऐसा नहीं होता कि लाइट 100% रिफ्लेक्टर हो गई। कोई भी चीज पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में 100% रिफ्लेक्टर नहीं हो सकती है। या तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, एब्जॉर्ब हुई या ट्रांसमिट हुई। जैसे तुम एक शीशे को धूप में रख दो, शीशा गर्म होता है, शीशा नहीं गर्म होना चाहिए था ना अगर 100% रिफ्लेक्ट हो रही थी। अगर तुम्हारी चीज 100% तुम्हारे मुंह उस शीशे में दिख रहा था तो फिर गर्म नहीं होना चाहिए शीशा, यानी एब्जॉर्ब भी होता है। तो लाइट एब्जॉर्ब भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। अब आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो लॉ हैं। पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल थ्री लाई ऑन सेम प्लेन। एंड दूसरा क्या है, इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये देखते हैं क्या है। जैसे देखो ये एक सरफेस है, यहां पे एक लाइट गिरी आके, ये इंसिडेंट हुई यहां पे लाइट। अब लाइट इंसिडेंट हुई है तो इसने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ये तुम्हारी कौन सी रे, जो रे गिरती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। एंड फिर जो रिफ्लेक्ट हुई इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये एक लाइन क्या है तुम्हारा, नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रखना, नॉर्मल
और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसका पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करती है। जैसे ये देखो, ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, उसमें ये रे बनी है, तो ये तीनों क्या हो रही है, एक सेम प्लेन पे लाई कर रही है। दूसरा लॉ क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक, ये होते हैं दोनों लॉ इसके। अब इसमें एक केस आता है, बहुत अच्छा केस है ये। जैसे मान लो हमारे पास एक सरफेस है, हमने उस पर लाइट मारी ऐसे, और हमने लाइट मारी 30 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्ट भी कितने डिग्री पे होगी, 30 डिग्री पे। सिंपल, जितने डिग्री पे मारोगे उतने डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये बहुत अच्छा केस है। मान लो मैंने एक सरफेस लिया, उसमें लाइट को इंसिडेंट कराया परपेंडिकुलर, मतलब लाइट इस पे कैसे गिरी है, ऐसे समझो। जैसे ये मान लो मैंने एक सरफेस लिया, उस पे लाइट को ऐसे परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराया, तो अब एक बार वीडियो पॉज करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और नन ऑफ दिस। सोचो क्या होगा। मैंने एक सरफेस पे लाइट ऐसे परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराई है, तो उसका इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या नन ऑफ दिस। अगर 0 डिग्री सोचा है तो सही है, 90 डिग्री सोचा है तो गलत है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये नॉर्मल है तुम्हारी, नॉर्मल तुम्हें दिख नहीं होगी, नॉर्मल बनाई नहीं मैंने, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल, हमेशा, ये भी याद रख लो, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो नॉर्मल हमेशा सरफेस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका इंसिडेंस एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। हाँ, तो अब जैसे आप देखो ये नॉर्मल रे गई इस पे, अब इसका आंसर कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल भी है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, अब ये सरफेस पर रे गई, अब ये रे परपेंडिकुलर तो गई है, बट यही नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये 90 डिग्री मत लिख देना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, तो इंसिडेंस एंगल भी 0 डिग्री और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 डिग्री। अब प्लेन मिरर की बात करते हैं। प्लेन मिरर वही जिसमें सुबह उठ के अपनी फोटो देखते हो, शीशे पे देखते हो, वही होता है प्लेन मिरर। सिंपल। क्या है प्लेन मिरर की डेफिनेशन, ये ऐसा ही होता है ना, घर पे शीशा जिसमें फोटो देखी जाती है। प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर इज अ मिरर विद अ फ्लैट प्लेनर रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होती है, फ्लैट होती है, मतलब बिल्कुल प्लेन होगी। अगर कर्व होती है सरफेस, मान लो सरफेस ऐसी या ऐसी है, तो उसके लिए फिर हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, उसके लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ना होता है। बट अगर सरफेस फ्लैट है तो वो कैसा मिरर है, प्लेन। अब प्लेन मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, एक पूरी ऑप्टिक्स में हमेशा याद रखना, कभी भी तुम्हें अगर इमेज बनानी है, इमेज के लिए एटलीस्ट 2 रे चाहिए होती हैं, हमेशा कम से कम 2 रे। देखो 2 रे से ज्यादा पे भी इमेज बन जाएगी, पर कम से कम 2 रे का इंटरसेक्शन होता है तो इमेज बनती है। पूरी ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ कितनी रे चाहिए तुम्हें, 2 रे चाहिए। 2 रे से ज्यादा क्यों बनाना है जब 2 में काम हो रहा है, तो 2 रे के इंटरसेक्शन से इमेज बन जाएगी। बनाते हैं। जैसे ये क्या है, प्लेन मिरर है, ध्यान से देखना, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमने पहली रे निकाल दी बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर। तो अभी हम लोगों ने केस पढ़ा था, अगर परपेंडिकुलर गई है तो परपेंडिकुलर ही बिल्कुल ट्रेस बैक कर लेगी, तो यानी ये ऐसे आ भी जाएगी। दूसरी रे निकालते हैं, मान लो ये ऐसे गई सरफेस पे तो रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई। और ये तो समझिए ना, इमेज के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए होती, 2 रे चाहिए होती। तो 2 रे हम लोग निकाली, एक मारी परपेंडिकुलर तो वैसे ही आ गई ट्रेस बैक होके, दूसरी इंसिडेंट रे हमने यहाँ मारी तो वो रिफ्लेक्ट होके थोड़ा सा ऐसा इसको बना दिया, ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होके। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ एक नॉर्मल बनेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 रे हैं, पहली रे ये है और दूसरी रे ये है। अब हमें बनानी इमेज, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेस को वर्चुअली मीट कराएंगे। तो मीट कराते हैं वर्चुअली। ठीक, ये यहां से ऐसे वर्चुअली मीट करा दिया, मींस यहां ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज कहां पे बनी, यहां पे बनी उसकी इमेज।
यहाँ ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज किधर बनी, यहाँ पे। मतलब दो रे हमने मीट करी और हमारा आंसर आ गया। मतलब एक रे हमने हमारी परपेंडिकुलर तो यहाँ पे गई और दूसरी रिफ्लेक्ट कराई तो यहाँ पे इमेज बन गई। अब मेन हम लोगों को प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी देखनी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी हाइट की इमेज होगी उतनी ही हाइट का ऑब्जेक्ट। अब तुम लोग शीशे में अपनी फोटो देखते हो, मान लो तुम 6 फुट के हो तो 8 फुट के थोड़ी दिखने लगोगे। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हमेशा बराबर होगी। दूसरा, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस हमने कही d है, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतनी ही डिस्टेंस इमेज की मिरर से होती है। मतलब जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से उतनी ही डिस्टेंस इमेज की होगी मिरर से। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तीसरा कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमेशा 1। अब इसमें देख लो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है मिरर में, ये तो पता होगा। जैसे मान लो मिरर है, उसके सामने तुमने कोई एक लेटर P करा, P लेटर अगर मिरर के सामने रखोगे तो वो लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब तुम्हें ऐसा दिखेगा। वहीं तुमने मान लो B रखा तो B मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसीलिए एम्बुलेंस में देखते होगे वो उल्टा लिखा रहता है, जैसे जो सामने वाला आदमी बाइक चला रहा है उसमें वो उल्टा का उल्टा हो जाए, मतलब वो सीधा हो जाएगा। इसलिए एम्बुलेंस में हमेशा ऐसे उल्टा लिखा रहता है, जैसे बाइक में के बाइक का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें बिल्कुल वो सीधा दिखे। ये होता है लेटरल इन्वर्टेड। जैसे रेड लिखा है तो ये D अपोजिट दिखेगा, E अपोजिट दिखेगा, R अपोजिट दिखेगा। दिस इज लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, मिरर में लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन नहीं होता है। तुम मान लो अपनी फोटो देख रहे हो, तुम्हारा सिर ऊपर है पैर नीचे, तो कहीं इमेज में शीशे में ये थोड़ी ना हो पाएगा कि पैर ऊपर है और सर नीचे। मतलब लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन नहीं होता। कौन सा होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। अब ये वाला सवाल देखते हैं क्या बोला गया इसमें। 2 मिरर्स मीट एट राइट एंगल। अच्छा, 2 मिरर 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, ठीक है, रखे हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना है तुम्हें दूसरे मिरर के लिए और रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, एक बार देख लो, खुद ना ट्राई करो, देख लो पहले। ये 2 मिरर हैं, 2 कैसे मिरर हैं, प्लेन मिरर हैं। यहां से एक रे आती कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। ये रे कितने पे आई, 30 डिग्री पे। अब ये 30 पे आई है तो रिफ्लेक्ट भी तो होगी, ये 30 पे आई है तो 30 पे जाएगी। अब ये 30 है और ये पूरा तो 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये रे आई और रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। अब देखना, यहां से भी तो रिफ्लेक्ट होगी, ये भी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो एक नॉर्मल खींची हमने, इधर से रिफ्लेक्ट करा दी। अब ये वाली लाइन पूरी इसमें ज्योमेट्रिक खेल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब ये 60 डिग्री हुआ तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि I इक्वल टू R। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। मतलब 30 डिग्री पे अगर रे आई है तो पहले रिफ्लेक्ट हुई, ये 30 तो ये 60। अब ये 60 है अल्टरनेट इंटीरियर से, तो ये 60 और ये 60 तो वो 60। R कितना आ गया, 60 डिग्री। अब मिरर्स की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने कौन सा मिरर पढ़ा था, प्लेन मिरर, जिसमें हम लोगों ने बोला नहीं था कि ये प्लेन की कैसी सरफेस होती है, फ्लैट और रिफ्लेक्टिव, मतलब फ्लैट और प्लेन सरफेस होगी। बट अगर कर्व सरफेस आ गई तब क्या होगा, अगर मान लो ऐसी सरफेस है, ऐसी सरफेस है, कर्व सरफेस के लिए कौन से मिरर्स होते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में ये वाली जो सरफेस होती है, ये है तुम्हारा कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में ये सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है, एंड ये वाली सरफेस क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। इसको याद करना हो तो ऐसे याद रखते हो, कॉनकेव मतलब, केव मतलब क्या होता है, गुफा। गुफा में कौन रहता है, शेर रहता है। तो गुफा के बाहर झाड़ी होती है ना, तो ऐसे याद रख लो कि बाहर झाड़ी है मतलब बाहर पॉलिश है, और अंदर वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो ये होता है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है और अंदर वाली सरफेस पॉलिश्ड होती है। जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है और अंदर वाली सरफेस क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। ये कॉनकेव मिरर है एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इसमें कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर का एक नाम और होता है कन्वर्जिंग मिरर, एंड कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर।
अब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब क्या है ये समझते हैं। पहले तो ये याद रखना है, कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर मतलब डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है, रेस को लाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रेस को डाइवर्ज कर देता है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर रेस को फैला देता है और कॉनकेव मिरर रेस को समेट देता है, ऐसे समझ लो। मतलब कॉनकेव मिरर रेस को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देगा एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, रेस को एक पॉइंट से ले जाके डाइवर्ज कर देगा। ये भी आगे देखेंगे कैसे होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये थोड़ा सा इसमें ब्लर दिख रहे होंगे, मैं अलग से इनकी फोटो लगा दूंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एंड ये क्या, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फॉर्मेशन। पहले एक बार सारे टर्म्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या होते हैं टर्म्स, ठीक है, देखते हैं। वो सारी जो है मैं अलग से इमेज लगा दूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाए वो। जैसे मान लो ये है एक कॉनकेव मिरर, ठीक, अब ध्यान से देखना। अगर एक कॉनकेव मिरर है तो मिरर ऐसे थोड़ी ना बन गया कि मिरर लाके दे दिया। होता क्या है, ये एक ग्लास के स्फीयर का, ऐसे समझो ये एक ग्लास के स्फीयर का पार्ट होता है। ये कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक ग्लास का स्फीयर होता है, उसका पार्ट होता है। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये कॉनकेव मिरर है, ये कोई स्फीयर का पार्ट है, कोई ग्लास का स्फीयर है उसका पार्ट है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो एक्सिस होती है जो कॉनकेव मिरर को बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही होती है, इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और कॉनकेव मिरर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल। ये होता है पोल। दिस इज पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। 3 पॉइंट क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, जो कि इस मिरर से बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही, वो कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस बाइसेक्ट हो रही है वो पॉइंट कौन सा है, पोल। और जिस स्फीयर का ये मिरर पार्ट है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं आगे। अब देखो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी। क्यों रेडियस होगी, अरे ये इस स्फीयर का पार्ट है तो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी को तो ये रेडियस कहते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस। तो हम बोलेंगे पोल से सेंटर तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस बोल देंगे सिंपल। अब पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट और पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो पॉइंट पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, फोकस। अब एक चीज क्लियर हो रही है, ये जो फोकस है ये r/2 होता है। ये तो हुई रेडियस इस पूरे स्फीयर की, और ये जो फोकस है, ये जो फोकल लेंथ है वो कितनी होती है, r/2। एंड फोकल लेंथ क्या होगी, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। जो पोल होगा और फोकस होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ कितनी है, f = r/2। तो ये सारे पॉइंट थे इसमें। पहला प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर, पोल क्लियर, इस स्फीयर का जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर बीच में जो पॉइंट पड़ता है उसको फोकस बोलते हैं, पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। एंड फोकल लेंथ कितनी होती है, f = r/2। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है, जो प्रॉब्लम होती है, वो होता है रे डायग्राम बनाना। बहुत होते नहीं कि पोल पे रख दिया है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया। तो उस रे डायग्राम को बनाने के लिए, अगर तुमको रे डायग्राम बनाना है तो रूल्स आने चाहिए इमेज फॉर्मेशन के। अगर ये रूल आते हैं तो कोई भी दुनिया का रे डायग्राम हो, कोई भी रे डायग्राम हो, चिंदी आराम से बना लोगे। तो रूल पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, अगर कोई भी रे, पहला रूल समझना बहुत आसानी से, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। सेकंड रूल देखो, इसी का कन्वर्स है, अगर कोई भी रे फोकस से जा रही है तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से।
अगर कोई भी रे फोकस के थ्रू पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला रूल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगी, और दूसरा रूल क्या है, फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दो रूल। आगे देखते हैं। अच्छा, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉनकेव के लिए, दोनों के लिए। दूसरा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो अपना पाथ ट्रेस कर लेती है, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। वो अपना पाथ क्या कर लेती है, ट्रेस कर लेती है। ये नहीं कि यहां से तुम इसको ला के ऐसे रिफ्लेक्ट करा दो, नहीं नहीं नहीं, वो अपना पाथ क्या कर लेगी, बिल्कुल ट्रेस कर लेगी, जैसे आई थी वैसे ही चली गई। ठीक। फोर्थ एंड लास्ट रूल, अगर कोई भी रे पोल पे पड़ती है तो वो सिंपल रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या फॉलो करेगी, सिंपल रिफ्लेक्शन का लॉ। मतलब अगर भी कोई भी रे पोल पे पड़ी तो वो किसका लॉ फॉलो करेगी, रिफ्लेक्शन का। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थे 4 रूल। अगर ये 4 रूल क्लियर है तो कोई भी रे डायग्राम आराम से बना सकते हो। अब एनसीईआरटी में बहुत सारे रे डायग्राम दिए गए, ये मैंने यहाँ पे टेबल लगा दिए हैं। रे डायग्राम बना के भी देख सकते हैं हम लोग बोर्ड पे, बट वही है ना, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। यही 4 रूल है, फिर से रिवाइज करो। चारों रूल क्या है, अगर जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास करेगी, फोकस से। अगर वो फोकस से जा रही है तो कहां से पास करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो अपना पाथ क्या कर लेगी, ट्रेस बैक कर लेगी। एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पोल से जा रही है तो सिंपल रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगी। तो ये सारे इसके क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर के वो हैं इमेज फॉर्मेशन वाले, वो मतलब कहाँ पे इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। तो ये सारे पढ़ लेना एक बार अपने हाथ से। हाँ, ये एक चीज है, ये बना के जरूर देख लेना। जब तक अपने हाथों से बनाओगे नहीं तो पेपर में आगे तो कहां से बना लोगे। बना के देख लेना, सिर्फ वही 4 रूल से आराम से बन जाएगी। ये पूरी टेबल लगी, एक बार पढ़ लेना। ये है कॉनकेव मिरर के, एंड ये है तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर के। थोड़ी ब्लर हो रही है कि मैं ऐड कर दूंगा अलग से। ये कॉन्वेक्स मिरर, बस करना क्या है, टेबल से भी मतलब नहीं, टेबल तो एनसीईआरटी में भी दी गई है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो सारे इमेज हैं, जो रे डायग्राम है, वो एक बार बना के देखने इन रूल्स के थ्रू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूजेस ऑफ मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है वो तो शेविंग, मेकअप मिरर, डेंटल मिरर्स और कार की हेडलाइट में यूज होता है कॉनकेव मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर वाला ब्लर हो गया, बट ऐसा समझो ये जो सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं, सिक्योरिटी वाले मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं जो बाइक में लगते हैं, रियर व्यू, वहां यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। सिक्योरिटी मिरर हो गया, रियर व्यू मिरर हो गया, वहां यूज होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसे समझो, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत होता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ऐसे समझना, ये अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है तो ये हर जगह से लाइट ले सकता है। मतलब समझ रहे, बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है, जितनी लाइट आएगा सबको रिफ्लेक्ट करा देगा। तुम इस कॉर्नर से पूरे इस कॉर्नर तक तुम लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकते हो, इसलिए उसको रियर व्यू मिरर में लेते हैं। बिकॉज ऑफ इसका क्या होता है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है इसका। क्यों, कहीं पे भी लाइट मारोगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हर जगह ये लाइट को रिफ्लेक्ट करा देगा, इसलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। कॉनकेव मिरर उतना अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करा सकता। अब यहाँ पे इतनी अच्छे से लाइट नहीं आ जाएगी जितनी कॉन्वेक्स मिरर में हो जाएगी, इसलिए उसको रियर व्यू मिरर एज अ सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज करते हैं। थोड़ा पावर कट हो गया था। अब मेन तो है यार न्यूमेरिकल सॉल्व करना, थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ ली। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर ये वाला चार्ट तुम्हें आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल आराम से कर लोगे। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v और u क्लियर होगा ना, v क्या होगी इमेज डिस्टेंस और u क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मैग्निफिकेशन इसमें क्या होता है, -v/u, और एक तो कंफर्म है हर बार होगा, वो क्या होगा hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, ये सब क्वेश्चन में यूज होगा। क्यों, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है। और मैग्निफिकेशन क्या है, -v/u या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हर बार यूज होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये क्या है, एक तरीके के टूल्स हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो इस पार्ट से भी तुम्हारा आंसर निकल पाएगा और इस पार्ट से भी तुम्हारा आंसर निकल पाएगा। मान लो तुमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया तो आधे नंबर मिल गए, पर आधे तो इस वाले पार्ट से मिलेंगे ना। तो आप समझना,
मान लो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्निफिकेशन को पढ़ते कैसे हैं, पढ़ा कैसे जाता है। मान लो कोई क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन तुम्हारा आ गया -3, तो अब पहले तो ये टेबल पढ़ो। अगर मैग्निफिकेशन 0 1 के बीच में तो डिमिनिश्ड है, 1 है तो सेम साइज है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इरेक्ट है, निगेटिव है तो इन्वर्टेड है। ठीक, अब समझना। तुमने पढ़ा मैग्निफिकेशन -3, अरे ये तो यार 1 से छोटा होता है, लो आंसर लगा दिया डिमिनिश्ड, और ये हो गया क्वेश्चन गलत। तुमने पढ़ा मैग्निफिकेशन -3 तो यार 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, लगा दिया डिमिनिश्ड, गलत। अब समझना पढ़ते कैसे मैग्निफिकेशन को। मान लो मैंने कहा मैग्निफिकेशन है तुम्हारा -3, तो सबसे पहले इसमें साइन पढ़ेंगे, देख लो इसको लिखेंगे, पहले पढ़ेंगे कैसे इसको, पहले साइन पढ़ेंगे देन नंबर पढ़ेंगे। साइन का अलग मीनिंग होता है और नंबर का अलग मीनिंग होता है। मैग्निफिकेशन में पहले हम लोगों ने पढ़ा साइन माइनस है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड, यानी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड के साथ क्या चीज फ्री मिलती है, रियल, और इरेक्ट के साथ क्या चीज फ्री मिलती है, वर्चुअल। तो अगर मैग्निफिकेशन माइनस है तो इन्वर्टेड है और रियल है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3। अब 3 क्या है, 1 से बड़ा, यानी इमेज कैसी, इनलार्ज। आ गया समझ में? यानी मैग्निफिकेशन -3 है मतलब इमेज तुम्हारी इनलार्ज है, रियल है और इन्वर्टेड है। ये होता है, ऐसे पढ़ा जाता है। एक और पढ़ते हैं। जैसे मान लो कहीं मैग्निफिकेशन दिया गया तुम्हारा माइनस या +0.5। अब सोचोगे 0.5 लिख दो, पर +0.5 लिखा है, यहाँ पे प्लस साइन को डिनोट कर देना होता है। पहले पढ़ा साइन, प्लस है तो कैसी, इरेक्ट, इरेक्ट के साथ क्या फ्री है, वर्चुअल। तो इरेक्ट और वर्चुअल तो तुम्हारी ऐसे ही हो गई 9। अब पढ़ा हम लोगों ने 0.5, 0.5 क्या है, 1 से क्या है, छोटा है, तो इमेज कैसी बन गई, डिमिनिश्ड। क्लियर? तो तुम्हारी इरेक्ट है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है। ऐसे तुम्हें मैग्निफिकेशन पढ़ना है। ये 2 फॉर्मूले से तुम्हारा आंसर आएगा, और फिर जब पूछा जाए नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, तब तुम्हें इधर आना है। अगर तुम्हारी इमेज इरेक्ट है, इन्वर्टेड है या इनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, ये क्या होता है, नेचर होता है। और पोजीशन का मतलब क्या होता है, तुमसे वी पूछ रहा है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन में पोजीशन पूछे, पोजीशन वो वाले नहीं, अगर कोई तुमसे पोजीशन पूछे तो मतलब तुम्हें वी यू ये सब निकालना है। बट अगर कोई तुमसे नेचर पूछ रहा है तो तुम्हें क्या करना है भाई, इनलार्ज, डिमिनिश्ड, ये सब करना है, इनलार्ज, डिमिनिश्ड, ये सब करना है। ठीक, समझिए? और मैग्निफिकेशन को ऐसे पढ़ते हैं, ये आता है तो कोई भी न्यूमेरिकल बना लोगे आराम से। अब ये देखो, ये ब्रह्मास्त्र है, ये नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। लेंस के, मिरर के सवाल करने में सबसे बड़ा जो दर्द होता है वो पता है क्या होता है, कब किसको पॉजिटिव लें, कब किसको निगेटिव लें। पूरा झंझट दूर से, तुम्हें कभी नहीं रटना पड़ेगा कब किसको पॉजिटिव ले रहे हो, कब किसको निगेटिव ले रहे हो, कुछ नहीं रटना पड़ेगा। ये ब्रह्मास्त्र, मजा आ जाएगी देख के। हर सवाल बिल्कुल चुटकियों में सवाल, कभी तुम्हें ये नहीं रटना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। समझो, एक चीज ये याद कर लो, कॉनकेव कहीं भी लिखा है तो उसकी फोकल लेंथ निगेटिव ही होगी। कुछ भी लिखा हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर लिखा हो, चाहे कॉनकेव लेंस लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर कॉनकेव लिखा है मतलब फोकल लेंथ निगेटिव ही होगी। और अगर कहीं कॉन्वेक्स लिखा है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, इधर इट इज कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव लिखा है तो फोकल लेंथ निगेटिव ही होगी, और अगर कॉन्वेक्स लिखा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। ये तो रट लो, इससे कभी तुम्हें फोकल लेंथ में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। कॉनकेव कहीं भी लिखा हो, मिरर हो लेंस, फोकल लेंथ निगेटिव, कॉन्वेक्स कहीं भी लिखा हो, मिरर हो लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब आगे आते हैं जिससे डर लगता है सबको, साइन कन्वेंशन। रट रहे हैं लोग कॉनकेव के लिए अलग से, कॉन्वेक्स के लिए अलग से, कुछ नहीं। 2 रूल हैं साइन कन्वेंशन के, सिर्फ 2 रूल। पहला, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज है तो वो पॉजिटिव होगी, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो वो नेगेटिव होगी। सिंपल। सेकेंड रूल, ऑल डिस्टेंसेस, सारी डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हर डिस्टेंस को कहां से मेजर करेंगे, पोल से। सिर्फ ये 2 रूल, पूरा लाइट सॉल्व। पहला रूल क्या,
इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी चीज है तो वो पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे से अपोजिट कोई भी चीज है तो वो नेगेटिव लेंगे। और सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। और ये याद रख लो, कॉनकेव में फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब देखते हैं, कोई भी सवाल होगा सब हो जाएंगे। देखो इसका मतलब क्या इंसिडेंट रे वाले का वो समझते हैं। जैसे मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पॉलिश है एंड इधर तुम्हारी सारी चीजें बना दे रहे हैं। ये तुम्हारा पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे इमेज बन रही है। तो अच्छा, तुमको कोई चीज कब दिखाई पड़ती है? जब तुम्हें कोई चीज कब दिखाई पड़ेगी? जब उसकी रे तुम्हारी आंखों में आएंगी, तभी तो वो चीज तुम्हें दिखाई पड़ेगी। तुमको कोई चीज कब दिखाई पड़ती है? जब उसकी रे तुम्हारी आंखों में आती है। तो तुम्हें इसमें पूरा डायग्राम नहीं बनाया, तुम्हें सिर्फ इतना पता करना है कि रे आंखों में जाएंगी, मतलब ऐसे ही तो जाएगी रे ऐसे ही तो जाएगी ना। तो बस अब तुम सारी डिस्टेंस निकाल सकते हो। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है? यू होती है। पर सारी डिस्टेंस कहां से नापनी है तुमको? पोल से। सारी डिस्टेंस कहां से नापनी? पोल से। तो ये डिस्टेंस क्या हुई? यू, पर नापोगे कहां? पोल से। तो पोल से इधर जा रहे हो, तुम इधर जा रहे हो पर इंसिडेंट रे इधर है, तो यू क्या हो गई? नेगेटिव। अब देखो, पोल से सेंटर क्या होता है? रेडियस। तुम इधर जा रहे हो पर इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में, तो रेडियस भी क्या हो गई? नेगेटिव। और अब तुम पोल से फोकस इधर जा रहे हो पर ये तो इधर जा रही है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो गई? नेगेटिव। अब पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है? वी। तुम भी इधर जा रहे हो और तुम्हारी रे भी इधर जा रही है, तो वी क्या हो गई? पॉजिटिव। सिंपल। कुछ कहीं रटना पड़ा, यहाँ पे पोल रख दो, ये रख लो, कुछ नहीं, बस इतना याद रख लो। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई चीज है तो वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट कोई चीज है तो निगेटिव। और सारी डिस्टेंस कहां से नापोगे? पोल से। तो वो तो हम लोगों ने देख लिया, साइन कन्वेंशन वाला वो पूरा क्लियर है। अब एक और ब्रह्मास्त्र देखते हैं क्या है। साइन कन्वेंशन तो क्लियर है भाई, इंसिडेंट रे वाला केस लेना है। क्वेश्चन आएगा तो दो ही फॉर्मूले यूज कराएगा, एक तो ये 1/f = 1/v + 1/u, और दूसरा का यूज कराएगा m = -v/u। इसके अलावा एक भी फॉर्मूला नहीं यूज होना। एक और f = r/2। सिर्फ इतने फॉर्मूलों से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट क्वेश्चन गलत कहां से होगा? अगर तुमसे पोजीशन पूछ रहा है तो पोजीशन का मतलब नेचर ना बताने लगना। पोजीशन का मतलब या तो v के बारे में पूछ रहा है या u के बारे में पूछ रहा है कि इमेज कितनी दूर है, u कितनी दूर है। अगर तुमसे नेचर पूछ रहा है मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है, कैसी है इमेज, वर्चुअल है कि इरेक्ट है, इमेज कैसी बनी है, ये पूछ रहा है। तो ये तुम कहां से बताओगे? जो भी हम लोगों ने मैग्निफिकेशन पढ़ा था उससे तुम बता दोगे वर्चुअल है कि इरेक्ट है। अब अगर इसके बारे में रियल और इन्वर्टेड पूछ रहा है तो वो भी तुम मैग्निफिकेशन से बता सकते हो। इन्वर्टेड के साथ रियल फ्री आता है, इरेक्ट के साथ वर्चुअल फ्री आता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है, तुम्हें या तो सिंपल क्वेश्चन होगा तो वैल्यू रख के आंसर निकाल दोगे, या तो कभी कभी पता है किसमें खेलता है? वेरिएबल में खेलता है। बोल देता है मैग्निफिकेशन 10 है तो क्या करोगे? -v/u 10 है तो v की वैल्यू 10u इसमें पुट कर दोगे। अब इसमें एक चीज और है जो क्लिक नहीं करती है बहुत सिंपल, कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो -v/u तो होता ही है, पर एक चीज और भी तो पढ़ी थी हम लोगों ने, hi/ho। ये वाला रिलेशन बहुत यूज होता है क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा यूज होता है। m = -v/u और hi/ho। इसी को इक्वेट करके कभी v निकालते हैं, u निकालते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब ये वाली स्लाइड और पीछे वाली स्लाइड अगर अच्छे से समझिए तो सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। अब न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोला गया? एक कॉनकेव मिरर है, प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहले तो कॉनकेव मिरर बना ले रहे हैं। एक कॉनकेव मिरर है तो हमें इतना पता चल गया यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, इधर का इमेज बन रही होगी, मतलब ऐसे इंसिडेंट रे जा रही होगी। ये तुम्हारा पोल हो गया होगा, ये तुम्हारा फोकस हो गया होगा, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया होगा। क्या बोला गया? कॉनकेव मिरर में प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना है? 3 है। और एक चीज इसमें बोली गई है मैग्नीफाइड इनलार्ज रियल इमेज, और रियल होती है तो फ्री क्या आता है? इन्वर्टेड, यानी माइनस साइन भी होगा। तो मैग्निफिकेशन -3, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या बोला गया? प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, तो हमने 3 लिख दिया। बट इनलार्ज है और रियल इमेज है तो हमें पता रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन में माइनस लगता है, तो m की वैल्यू -3 है। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। अच्छा, एक कॉनकेव मिरर 3 टाइम्स रियल इमेज बनाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी ऑब्जेक्ट यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, यानी u की वैल्यू कितनी है? -10 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब तुमसे किसके बारे में पूछ रहा है? v के बारे में। देखो कितना सिंपल है।
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, माइनस वी अपॉन यू होता है, तो मैग्निफिकेशन -3 इज इक्वल टू -v अपॉन यू कितना है -10, ये नमस्ते, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -30 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया v का, सिंपल। मैग्निफिकेशन -3 था, मैं लिखा -3 इक्वल्स टू -v बाई u, अब u -10 था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो v कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, अच्छा साइज आ गया, यानी HO की वैल्यू कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कोई ये कॉन्केव मिरर है, वहां पे ये रखा गया है 27 सेंटीमीटर पे। अच्छा ठीक है, तो फिर वही यहाँ का इमेज बनेगी, तो हमें पता है ऐसे कुछ रेज आ रही होगी, यानी डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये क्या u, तो ये तो ऐसे नापेंगे, तो u कितना हुआ नेगेटिव -27 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्या बोला गया। और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, अब कॉन्केव है तो आंखें बंद कर लो, कॉन्केव है तो फोकल लेंथ तो निगेटिव होनी ही होनी है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई -18 सेंटीमीटर। ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, अब इसका मतलब समझो, ये वाली लाइन का, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब कितने डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखी जाएगी, इसका मतलब क्या है, वो पूछना क्या चाह रहा है, कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन रखी जाएगी, स्क्रीन पे क्या बनता है इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है तुमसे, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस अ स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, साइज और नेचर भी बताना है हमको। ठीक है, करते हैं सवाल। देखो f है हमारे पास, u है, तो v तो पहले ही निकाल ले रहे हैं यार सिंपल रिलेशन से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नाउ 1/-18 इज इक्वल टू 1/v एंड -1/27, इक्वल लगाओ, तो 1/v इज इक्वल टू 1/27 -1/18। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/v इज इक्वल टू 27 और 18 का एलसीएम, 3 9 जा 3 6 जा 3 2 जा 3 3 जा एंड 6 54 है। ठीक, तो ये हो गया 54। अब 27 2 जा 54, 18 3 जा 54, 1/v इज इक्वल टू -1/54। अब सबसे बड़ी गलती यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं v निकालना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो v की वैल्यू कितनी हुई -54 सेंटीमीटर। चलो एक आंसर अपने पास आ गया कि v कितना है -54 सेंटीमीटर। दूसरा देखते हैं क्या पूछा है इसमें, पहला आंसर आ गया, दूसरा पूछा साइज कितनी होगी इमेज की। अच्छा इमेज की साइज कितनी होगी, ठीक है, वो कैसे निकालें, सोचो, v अपने पास -54 आ गया, अब इमेज की साइज के लिए क्या करें, पहले हम लोग जरा मैग्निफिकेशन निकाल लें और उसको HI/HO से इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो मैग्निफिकेशन कितना हुआ -v/u होता है, ठीक है, माइनस ऑफ -54, अच्छा हर चीज साइन के साथ रखनी है, अपॉन -u कितना है -27, तो ये नमस्ते और ये -2 आया, तो मैग्निफिकेशन है तुम्हारा -2 और यही होता है HI/HO और HO कितना है 7, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई तुम्हारी -14 सेंटीमीटर। अब सोच रहे हो हाइट निगेटिव कैसे हो सकती है, भैया हाइट पॉजिटिव ही है पर बनी कैसी है, इन्वर्टेड बनी है। चलो हाइट ऑफ इमेज भी आ गई। अब नेचर पूछ रहा है, साफ साफ देखो नेचर निकालो तो मैग्निफिकेशन पे आया करो, वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं इसको, मैग्निफिकेशन है -2, आओ पढ़ें इसको। पहले पढ़ेंगे साइन, तो साइन पढ़ा तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये कैसी है इन्वर्टेड, और जैसे ही तुमने बगल वाला लेटर पढ़ा, मतलब बगल वाला नंबर 2 1 से बड़ा है, तो ये कैसी हो गई इनलार्ज, तो ये इसका तीसरा आंसर आ गया, ये इन्वर्टेड इनलार्ज होगी, हाइट ऑफ इमेज -14 और v कितना है -54। देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन। आपको एक फोटो दिख रही होगी, थोड़ी ब्लर होगी, बट देखो ये चम्मच इस पानी में पड़ा है, तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे पेन ले लें, ये देखो ये चम्मच इसमें पड़ा है, थोड़ा सा चम्मच बेंड हो गया है, तो दिख रहा होगा ये बतख है, देखो बतख का मुंह इधर है, बॉडी इधर, ऐसा लग रहा है ऐसे टिल्ट हो गई है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये बिल्ली का मुंह इसमें बहुत बड़ा दिख रहा है, ये क्या है, ऐसे थोड़ी ना इतना बड़ा दिख जाएगा। दिस ऑल फिनोमेना आर बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, किस वजह से है ये, रिफ्रैक्शन की वजह से। एंड रिफ्रैक्शन भी किस पे बेस्ड है, लाइट के पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है।
तो रिफ्रैक्शन भी किस पे बेस्ड है? लाइट के पार्टिकल नेचर पे। अब समझते हैं, जैसे आप देख नहीं रहे हो डक है, ये थोड़ी ऐसे बेंड हुई दिख रही है, नहीं इसका मुंह इधर है और ये देखो बॉडी इधर की तरफ है। ये इसको देखो बिल्ली को, इसकी इतनी बड़ा चेहरा दिख रहा है इसमें, ये चम्मच देखो बेंड हो गया। क्या है रिफ्रैक्शन? समझते हैं। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था, अब रिफ्रैक्शन देखते हैं। देखो रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट की बेंडिंग हो जाती है उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैं आपको स्लाइड पढ़ी होगी इसमें, ये देखो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। द फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अच्छा, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो वो अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेती है, तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं। वो क्या ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अभी जो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते थे वो क्या करते थे? हम लोगों ने ऐसे लाइट की लेजर लाइट मारी और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, तो ये सब काम किसमें हो रहा है? हवा में हो रहा है। बट रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाएगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अच्छा, डायरेक्शन भी क्यों चेंज करती है? ये भी बहुत एक फ्रेजनल, हाँ, अब ये डायरेक्शन क्यों चेंज करती है? बिकॉज उसको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, वो नहीं पढ़ना है हम लोगों को। अभी इतना समझना है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड होगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम क्या होता है? इसका मतलब जैसे मान लो मैंने बोला लाइट चली गई वाटर टू ऑयल, तो पानी से ऑयल में मीडियम चेंज हुआ ना, तो लाइट क्या करेगी? अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। अब डायरेक्शन कैसे चेंज करेगी वो आगे देखेंगे। रिफ्रैक्शन मतलब समझ में आ गया? लाइट की डायरेक्शन चेंज होना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अब एक इसमें वर्ड आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एक वर्ड है इसमें। इसको पहले बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। The refractive index is the measure of bending of a light ray when passing from one medium to another. It can also be defined as the ratio of velocity of a light ray in an empty space to velocity of light in a substance. नहीं समझ आया ना? ठीक, समझते हैं क्या है। ऐसे समझो, मैं तुमको बोलूं कि तुम्हें एक हाईवे पे गाड़ी चलानी है, चला लेंगे, एक ऐसे लिख देंगे, आराम से चला लेंगे। फिर मैं बोलूं तुम्हें एक ऐसी रोड पे गाड़ी चलानी है जिसमें बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत पत्थर हैं, तो किस पे तुम्हें मजा आएगी चलाने पे? हाईवे पे मजा आएगी चलाने में कि पत्थर वाली रोड पे मजा आएगी चलाने में? हाईवे पे मजा आएगी चलाने में। ठीक, समझना। देखो समझते हैं। जैसे मान लो मैं तुमको बोल दूं कि तुम्हें एक हाईवे पे गाड़ी चलानी बहुत तेज स्पीड पे, तुम बोलोगे चला लेंगे, कैसे लिख देंगे। ठीक, अब मान लो मैं तुमसे बोलूं तुम्हें हाईवे पे गाड़ी चलानी है और फिर तुम्हें रोड पे गाड़ी चलानी, जो एक बहुत उबड़ खाबड़ रोड है, मतलब बहुत उबड़ खाबड़, हाईवे बिल्कुल प्लेन है, कोई गाड़ी नहीं चल रही, चलानी। किस पे तुम्हें मजा आएगी? हाईवे पे मजा आएगी। ऐसे ही लाइट के साथ होता है। लाइट को किस मीडियम में, कौन सा मीडियम कितना परमिट कर रहा है उस लाइट को चलने के लिए, ऐसा समझना, कौन सा मीडियम उसको कितना परमिट कर रहा है लाइट को चलने के लिए कि तुम आसानी से यहाँ से चले जाओगे, वो होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये थी इसकी फील वाली डेफिनेशन। कौन सा मीडियम लाइट को कितना परमिट कर रहा है जाने के लिए, वो हो गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और डेफिनेशन होती है, ये अपनी कॉपी में स्टार बना के लिखना है डेफिनेशन। ये एक फील वाली डेफिनेशन है, ये कोई वो नहीं है फिजिक्स वाले की जो टीचर देखते हैं। फील वाली डेफिनेशन क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। कोई मीडियम की डेंसिटी नहीं, कोई मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, मतलब ऑप्टिक से रिलेटेड जो डेंसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वो क्या बताता है? लाइट ने अपनी डायरेक्शन कितनी चेंज करी है। जो वर्ड हुआ ना कितनी, कितना मतलब मेजर कितना है, लाइट ने अपनी डायरेक्शन कितनी चेंज कर ली, वो क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसको डिनोट करते हैं या तो म्यू से या तो एन से। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिट लेस होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिट
लेस होती है। अब इसके बारे में जो ये लिखा नहीं, इट इज डिमांड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, आगे चलते हैं। अब लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। पहला लॉ क्या इसमें लिखा है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस, ऑल थ्री लाई ऑन सेम प्लेन। दूसरा क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन पेयर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अच्छा, मीडिया का मतलब वो नहीं गोदी मीडिया, मीडिया का मतलब मीडियम, जो प्लूरल होता है मीडियम का, उसको बोला जाता है मीडियम। समझते हैं दोनों लॉ क्या है इसके। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है। जैसे ये ब्लर दिख रहा होगा, इसको फिर से बना लेते हैं। देखो है क्या इसमें असल में, यहां पे बना के देखते हैं। दिस इज योर सरफेस, ये क्या है, सरफेस है। यहां पे कोई मीडियम 1 होगा एंड यहां पे कोई एक मीडियम 2 होगा, ठीक। एक हमने बनाई नॉर्मल, ठीक, ये है तुम्हारी नॉर्मल रे, थोड़ी टेढ़ी बन गई, एक नॉर्मल बना लेते हैं फिर से। ये है मान लो नॉर्मल। अब मैंने कहा एक लाइट आई इंसिडेंट रे, अब ये तो मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो इसने ये जो अपनी डायरेक्शन चेंज करी, ऐसे समझो ये हो गया। लाइट तो जाना तो इसको सीधे चाहिए था, पर ये जो बेंड हो गई है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो दिस इज योर इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे, एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। वही इसमें भी करेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से देखो, नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का जो एंगल है वो क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है वो क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ क्या बोला गया था कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों किस पे लाई कर, सेम प्लेन पे। तो बोर्ड पे बनी हुई है, तो बोर्ड इसके लिए क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो ये तीनों हमेशा किस पे लाई करती है, सेम प्लेन पे। अब दूसरा लॉ क्या है, ये तुम लोग अभी नया पढ़ोगे, कि जो आई और आर के साइन का रेशियो होता है, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अच्छा, इसमें भी अभी एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वो भी बनाते हैं क्या होता है, ये तुम्हें याद रखना है। इसमें आई इक्वल टू आर नहीं होता है, जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम इसको मीडियम 1 इसको मीडियम 2 बोलें तो म्यू 1 2 के बराबर होगा। अब ये म्यू 1 2 क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा, ये भी बताते हैं। पहले याद रखो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 1 2। अब ये साइन अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, आगे पढ़ोगे, तो इसकी कुछ वैल्यू याद रख लो, और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। बस इतनी वैल्यू याद रख लो, फिर जो एंगल होगा उसके हिसाब से कर लोगे। अब ये वाला लॉ एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। लॉ तो समझ गए कि जो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर होगा, ये चीज हमेशा कांस्टेंट होगी, बराबर किसके होगी, म्यू 1 2 के, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है, म्यू 1 2 क्या है, ठीक। ये पूरा नोट कर लो पहले, ये देख लो आराम से, ठीक है। अब देखते हैं ये म्यू 1 2 क्या है। देखो, दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। एक पढ़ना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक पढ़ना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, दोनों पढ़ते हैं। ये रे ही हैं, वो थोड़ी सी ऐसी बन गई हैं, तुम्हें लग रहा होगा कर्व है, नहीं ये रे हैं दोनों। एयर है, कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है, ये रे हैं, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा इसे क्या बना दिया, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये कोई मीडियम 1 है एंड ये कोई मीडियम
2 है। अब देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब डिफाइन करा जाता है जब एक मीडियम एयर हो, दूसरा कोई मीडियम हो। मीडियम यहाँ पे ऑयल, एक मीडियम एयर या वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है, एयर या वैक्यूम कुछ भी। अगर एक मीडियम तुम्हारा एयर या वैक्यूम है और दूसरा मीडियम कुछ भी हो, मतलब ऑयल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, डायमंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो, पर यहाँ एयर नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब डिफाइन करते हैं? जब एक मीडियम तुम्हारा एयर हो, दूसरा कोई एक मीडियम हो तुम्हारा, इसको हम एम बोलते हैं। तो कैसे डिफाइन करा जाता है इसको, ये देखो, इसको बोला जाता है म्यू ए एम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए से हमने एयर लिखा, एम से मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट किसको देते हो? मेहमान जो आते हैं उनको रिस्पेक्ट देते हो, पर रखते तो अपने नीचे, पर रखते तो अपने से नीचे ही हो ना। रिस्पेक्ट देते हो मेहमान को, पर रखते अपने से नीचे हो, ऐसे समझो इस फॉर्मूले को। तो जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हो वो हमेशा नीचे रहेगा, यानी म्यू ए अपॉन म्यू एम। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम मतलब म्यू ए अपॉन म्यू एम। तो कोई फायदा नहीं है लिखने का, क्योंकि म्यू ए तो क्या होता है, 1 होता है। हाँ, तो अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब एक मीडियम एयर हो, दूसरा तुम्हारा मीडियम कोई मीडियम हो सकता है, मतलब ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहला मीडियम सिर्फ एयर होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मान लो मैंने लिखा म्यू एम ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब जिसको रिस्पेक्ट देते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, जैसे रिस्पेक्ट तो मेहमान को देते हो, पर रखते तो अपने से नीचे ही हो। तो इसको कैसे लिखोगे? म्यू एम अपॉन म्यू ए, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। तो ये म्यू एम हो गया। आया एब्सोल्यूट समझ में? एब्सोल्यूट कब निकालते हैं? जब एक एयर हो, दूसरा क्या हो, मीडियम हो। अच्छा, रिलेटिव कब निकालते हैं? जब दोनों अलग अलग मीडियम हो। एयर से मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग। ये मान लो तुम्हारा केरोसिन और ऑयल हो गया, ये मान लो तुम्हारा वाटर और डायमंड हो गया, ये मान लो तुम्हारा डायमंड ऑयल हो गया, मतलब दोनों अलग अलग मीडियम हो। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हमने लिखा म्यू 1 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो कैसे लिखोगे इसको? म्यू 1 अपॉन म्यू 2। जिसको तुम रिस्पेक्ट देते हो उसको क्या रखोगे? हमेशा नीचे रखोगे। जिसको रिस्पेक्ट देनी है उसको नीचे रखो, असली में नहीं मानना। जिसको रिस्पेक्ट देनी है उसको नीचे रखो। तो म्यू 1 2 इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। ठीक, आगे समझ में? म्यू 1 2 इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। तो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आते हैं, इसमें भी ब्रह्मास्त्र लेना है हम लोगों को। पूरे यूट्यूब में घुमाना, मिल जाए ब्रह्मास्त्र तो बताना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन कि क्या होता है। अच्छा, कुछ मीडियम रेयरर होते हैं, कुछ मीडियम डेंसर होते हैं। जैसे मैंने बताया ना तभी, ये लाइन है, ये छोटी है कि बड़ी है? नहीं, ये मैंने बड़ी बना दी तो छोटी हो गई, ये लो बना दी तो बड़ी हो गई। तो मतलब कुछ रिलेटिव होता है। तो रेयरर और डेंसर, जैसे पानी में और ऑयल में रेयरर कौन होगा? पानी रेयरर होगा। अब मैंने बोला ऑयल और डायमंड में कौन रेयरर होगा? तुम कहोगे ऑयल रेयरर होगा। तो इधर तो ऑयल डेंसर था, पर उधर ऑयल रेयरर हो गया। तो यही होता है रिलेटिव चीजें। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब इसमें पहला है, अगर लाइट तुम्हारी डेंसर टू रेयरर जा रही है, डेंसर टू रेयरर, तब क्या होगा? तो बोला जाता है जब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो ये तुम्हारी अवे थ्रू द नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल से दूर चली गई तो ये हो गया। मतलब डेंसर टू रेयरर अगर जाएगी तो लाइट कहां चली जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसको याद कैसे रखें, ऐसे समझना, ये भूल जाएंगे हम लोग तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, पर कैसे याद रखो? सुनो, डेंसर मीडियम तो मान लो एक बस है, गर्मी में बस के अंदर बहुत भीड़ है, तुम अंदर दबे हुए, और रेयरर मीडियम में बाहर खुला सा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो जब तुम बस के अंदर दबे बैठे थे, फिर जब तुम बाहर आओगे तो अपने हाथ ऐसे खोलोगे ना, तो मतलब अभी तुम बस के अंदर दबे बैठे थे, फिर बाहर अपने हाथ खोले तो नॉर्मल से अवे चले गए, ऐसे समझो। मतलब डेंसर मीडियम एक बस है, तुम बस के अंदर थे, जैसे ही तुम ग्राउंड में बाहर निकलोगे तो अपने हाथ खोलोगे ना, यानी रे कहाँ चली गई? नॉर्मल से अवे चली गई। अब उसी लॉजिक से ये होगा। रेयरर मतलब अभी तुम ग्राउंड में थे, अपना हाथ आराम से खोले थे, अब तुम बस के अंदर गए तो बस के अंदर दब गए जाके ना, तो ये क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। बस ऐसे याद रख लो, ये क्या हो गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इससे कभी तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। और ये क्या है? रेयरर टू डेंसर। दोनों क्लियर? डेंसर टू रेयरर है मतलब तुम बस के अंदर थे, फिर बाहर आए तो तुमने अपने हाथ खोल लिए, यानी जो रे थी वो नॉर्मल से अवे चली गई। और जब रेयरर टू डेंसर था तो अभी तुम बाहर थे, अपना घूम रहे थे, फिर बस के अंदर गए तो तुम ऐसे मतलब क्या हो गए कि बहुत पास आ गए, अपने हाथ पास कर लिए, तो वो क्या हो गया? रेयरर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
अब एक टॉपिक आता है इसमें, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। देखो इसमें क्या होता है, ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ऐसे समझना। देखो ये एक ग्लास स्लैब है तुम्हारी, यहाँ पे मीडियम तुम्हारा एयर है एंड इधर भी मीडियम तुम्हारा एयर है। मैंने क्या करा, एक लाइट डाली यहाँ पे, समझने की कोशिश करो, मैं समझाता हूँ पूरा। यहाँ पे लाइट डाली, ये एंगल ऑफ तुम्हारा इंसिडेंस हो गया। तो अब देखना ध्यान से, ये रेयरर है, ये डेंसर है, एयर ग्लास, ग्लास डेंसर है। तो जब रेयरर से डेंसर जा रहे हो, कहाँ, खाली ग्राउंड से बस के अंदर जा रहे हो, तो चिपक जाओगे ना, तो ये नॉर्मल की तरह बेंड हो गई। तो ये एंगल कितना हो गया, आर। अब ये रे फिर नीचे आई, पहले इंसिडेंस रे आ रही थी, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ, अब फिर नीचे आई। अब ये कौन सा मीडियम है, डेंसर है, मतलब अभी तुम बस के अंदर हो, फिर बाहर आओगे तो हाथ खोलोगे तो ये अवे चली गई। तो इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल इंसिडेंस था, ये एंगल किसका होता है, इमर्जेंस का होता है। ये होता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, मतलब एक ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे रिफ्लेक्शन होता है। अब इसमें एक चीज और, जब तुम इंसिडेंस रे को आगे बढ़ाओगे और ये इमर्जेंट रे आगे बढ़ेगी, तो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस डी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पूरा क्लियर। क्या हुआ, पहले रेयर मीडियम में रे थी, ग्लास के अंदर घुसी, टुवर्ड्स नॉर्मल आ गई, फिर ऐसे गई, इधर तो कुछ मीडियम नहीं चेंज हुआ, फिर ऐसे गई, फिर देखो टुवर्ड्स नॉर्मल आ रही थी ना, ऐसे चली गई। अब यहाँ पे एयर थी, ये डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। तो इसको हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस बोला, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला। अब ये रे तो सीधे जानी चाहिए थी बट ये चली तो ऐसे गई, थोड़ी सी बेंड हुई ना, ऐसे देखो, ये तुम्हारा डायग्राम दिख रहा है, जानी चाहिए थी सीधे पर चली ऐसी गई। तो इसके और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब बात करते हैं लेंसेज के बारे में। लेंसेज क्या होते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच concentrates or disperse light ray when passes through by refraction. According to shape and purpose, they are classified into two types, that is concave lens and convex lens. सुनो, अब ये जो आंखों में जो चश्मा है, ठीक, ये जो चश्मा है इसमें मिरर तो लगेगा नहीं, चश्मे में क्या लगता है, लेंस लगता है। तो अब लेंस क्या होता है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास विच कॉन्सेंट्रेट और डिस्पर्स लाइट रे। या तो ये लाइट रे को कॉन्सेंट्रेट कर देगा या तो ये लाइट रे को डिस्पर्स कर देगा। इसके दो काम होते हैं, या तो इसको फैला देगा या तो इसको दबा देगा। लेंस के दो काम होते हैं। चश्मा नहीं लगता कुछ लोगों को, अब तो बचपन से ही लग जाता है, तो या तो इसको फैला देगा या तो इसको दबा देगा। और दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्केव लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। लेंस के टाइप ये तो देख लो, अच्छा इसमें बताता हूं। दो टाइप होते हैं मेन लेंस के, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, जैसे ये बना है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस, एंड इसमें होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा है, ऊपर से पतला है, कुछ और मत बोलना। कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा है, ऊपर से पतला है। एंड कॉनकेव लेंस में क्या है, देखो ऊपर से मोटा है, बीच में पतला है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या है, सेंटर पे थिक है और एंड्स पे थिन है। एंड कॉनकेव लेंस तुम्हारा एंड्स पे थिक है और तुम्हारा सेंटर पे थिन है। ठीक, ये तुम्हारा सेंटर पे थिक है, एंड्स पे थिन है, और ये तुम्हारा एंड्स पे थिक है, सेंटर पे थिन है। ठीक, इसी के एक तीन टाइप होते हैं, एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव होता है, ऐसे इसमें प्लेनो कॉनकेव लेंस होता है और कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में फोकस करो। लाले पड़ गए लेक्चर रिकॉर्ड करने में, बार बार पावर कट हो रहा है ना, इधर पानी बरस रहा। चलो देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। अब रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज में क्या होता है, मिरर में जैसे हम लोगों ने पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब पढ़ा था, ऐसे लेंस में पढ़ते हैं क्या होता है। लेंस में सबसे पहले मिड पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो इधर भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। बहुत बढ़िया। इससे थोड़ा सा आगे बढ़े, आया F1। ओके, तो इधर से भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, F1। बहुत बढ़िया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो इधर आया 2F1, तो इधर से भी थोड़ा आगे बढ़ जाओ, कितना आ जाएगा, 2F1।
इधर से थोड़ा आगे बढ़े, आ गया F2, तो इधर से भी थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आ गया F2, इधर से थोड़ा आगे बढ़े तो आ गया 2F2, और इधर से भी थोड़ा आगे बढ़े तो आ गया 2F2। ये है इसकी नेमिंग। अब सोच रहे होगे F1 F2 क्या फोकसेस है, और 2F1 2F2 क्या यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, जो ये वाले स्फीयर का सेंटर होगा वो ये है, एंड जो ये वाले स्फीयर का सेंटर होगा वो ये है। बता नहीं थे स्फीयर का पार्ट होता है ऐसे, इसमें देखो ये वाले स्फीयर का जो सेंटर होगा वो ये होगा, एंड ये वाले स्फीयर का सेंटर होगा वो ये होगा। तो ये क्या है, एक तरीके से F1 F2 सेंटर है उसके। अब बात करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन की, पहले पढ़ ले रहे हैं क्या। When a ray strikes on the concave or convex lens obliquely at the optical center is continue to follow its path। अच्छा, when a ray parallel to the principal axis strikes the concave or convex lens, the reflected ray pass through the focus, okay, and when a ray passing through the focus, the reflected ray will be parallel to the principal axis। देखो सिंपल मिरर जैसा है, समझ लेते हैं क्या है ये। पहला रूल क्या है कि अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो अपना पाथ ट्रेस कर लेगी। मतलब अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से आई तो वो अपना पाथ ट्रेस कर लेगी, जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता था। और दूसरा रूल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस के थ्रू चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो किसके थ्रू चली जाएगी, फोकस के। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस के थ्रू चली जाएगी, और अगर फोकस के थ्रू जा रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू चली जाएगी। सिंपल तीन रूल। पहला, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी अपना पाथ ट्रेस कर लेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी अपना पाथ ट्रेस कर लेगी। दूसरा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी तो फोकस के थ्रू चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस के थ्रू चली जाएगी। तीसरा, फोकस के थ्रू जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मान लो अगर ऐसे रे जा रही होती तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सिंपल, ये तीन रूल है, इससे सारे तुम्हारे इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स लेंस से, वही करना है जैसे मिरर में करा है। तीन रूल पढ़ लिए। अब इसमें टाइम निकलेगा तो सारे तुम्हें अपनी कॉपी लेने, एक एक रूल लगा के इमेज बना के देखनी है और इससे वेरीफाई कर लेना सही है कि गलत है। ये घर के लिए, ये तुम्हारे कॉन्केव लेंस के हैं एंड ये तुम्हारे कॉन्वेक्स लेंस के हैं। अब यहीं पे बात आते हैं फॉर्मूले की। यार मेन चीज़ तो न्यूमेरिकल्स है ना, ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल नहीं बनते, बनाते हैं न्यूमेरिकल। चलो स्टार्ट करते हैं लेंस फॉर्मूला से। क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एंड मैग्निफिकेशन क्या है इसमें, v/u, और वो तो hi/ho तो रहेगा ही रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनना, मिरर में मिरर फॉर्मूला क्या होता था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और मैग्निफिकेशन क्या होता था, -v/u। लेंस बिल्कुल उससे उल्टा है, यहाँ पे इधर माइनस आ जाता है, इधर प्लस आ जाता है। तो सिंपल, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट ये जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ये तो हर जगह सेम रहेगा। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैग्निफिकेशन पढ़ा कैसे जाता है, ये भी इधर नहीं टाइम बर्बाद करेंगे, पहले देख लेना, पहले वाले पार्ट में पूरा समझाया है। 0 डिमिनिश्ड इक्वल 1 सेम साइज ग्रेटर देन 1 इंलार्ज एंड इरेक्ट, एंड ये इन्वर्टेड है, इन्वर्ट लिखा है, इसको इन्वर्टेड करो, ठीक। ये अभी हम लोगों ने सीख लिया कैसे मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, सिंपल वही है पूरा। अच्छा, पावर ऑफ लेंस, इसका मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग ऑप्टिशियन के यहाँ जाते होगे, वहीं आंखें खराब हो जाती होंगी, ठीक, तो ऑप्टिशियन से बोलते होगे ना, वो बार बार चश्मा चढ़ा देखता होगा, इसकी इतनी पावर है, इसकी इतनी पावर है। तो वो क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मतलब पावर का मतलब क्या है। अब इसमें ये ना बोल देना हमारे लेंस की पावर 2 वॉट है उसे बल्ब जलता है। पावर का मतलब क्या है, जैसे ऑप्टिशियन पास जाओ ना, वो पावर ऐसे 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 चेक करता है, तो पावर का मतलब क्या है, पावर इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। और जहां पे फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 100/f इन सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये मीटर में, अब भाई मीटर को सेंटीमीटर में क्या करना, 100 इधर मल्टीप्लाई करोगे, 100 इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 100/f इन सेंटीमीटर। अगर तुम्हारी पावर मीटर में निकालनी है तो सिंपल 1, अगर मतलब फोकल लेंथ मीटर में दी गई तो पावर क्या हो जाएगी 1/f, एंड अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी गई तो पावर कितनी हो जाएगी 100/f। एंड पावर की यूनिट क्या होती है लेंस की, डायोप्टर। वॉट ऑफ नहीं, डायोप्टर, कैपिटल D से डिनोट करते हैं इसको, डायोप्टर होती है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या हुई, पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कॉन्केव लेंस के लिए पावर निगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव होती है। अब ये तो फॉर्मूले वाली डेफिनेशन थी, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है पावर की। देखो लेंस क्या करता है, या तो किसी चीज को कन्वर्ज कर देता है या तो किसी चीज को डाइवर्ज कर देता है।
तो कोई लेंस कितना कन्वर्ज कर पाता है, कितना डाइवर्ज कर पाता है, ये होती है उसकी पावर। द मेजरमेंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लेंस इज नोन एज पावर। वरना ये फॉर्मूला वाली डेफिनेशन तो है, ये भी याद रखो। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे वही मैंने बताया तुम्हें, चश्मा लगा दे तो एक के ऊपर ऐसे लेंस रखता जाता है, उसकी फोकल लेंथ कैसे निकाल देंगे, या पावर। जैसे मान लो मेरे पास एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, फिर एक ये लेंस है, फिर एक ये लेंस है। अब यहाँ पे कितने लेंस तुम्हें दिख रहे हैं, 4, 1 2 3 4 लेंस दिख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। इसकी मैंने पावर दी 2 डायोप्टर, इसकी दी है 1 डायोप्टर, इसकी दी है 2 डायोप्टर एंड इसकी दी है 5 डायोप्टर। और तुमसे पूछा है नेट पावर बताओ कितनी होगी। तो नेट पावर का फॉर्मूला होता है P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ये नेट पावर का फॉर्मूला होता है। अगर 4 लेंस कांटेक्ट में है तो नेट पावर निकालने के लिए सब लेंस की इंडिविजुअल पावर को जोड़ देना है, सिंपल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपनी, जोड़ना तो है बट कैसे, विथ साइन, साइन के साथ जोड़ना है, विथ साइन। अब इस लेंस की पावर निकालते हैं। तो नेट पावर क्या होगी इस कॉम्बिनेशन की, P1 क्या है, कॉन्केव है तो -2 डायोप्टर, क्योंकि कॉन्केव है तो माइनस होता है, साइन के साथ। P2 क्या है, 1 डायोप्टर, कॉन्वेक्स है, 1 डायोप्टर। P3 क्या है, फिर कॉन्केव है, -2 डायोप्टर, बहुत बढ़िया। एंड P4 क्या है, कॉन्वेक्स है तो +5 डायोप्टर, तो और अच्छा। -2 -4 प्लस 5 1 एंड 1 प्लस 1 2 डायोप्टर। यानी नेट पावर कितनी आ गई इस कॉम्बिनेशन की, 2 डायोप्टर। ऐसा समझ में। तो नेट पावर इस कॉम्बिनेशन की कितनी आ गई, 2 डायोप्टर। ऐसे तुम कोई भी लेंस की कंबाइंड पावर निकाल सकते हो। अब ब्रह्मास्त्र पे आते हैं भाई। ठीक है, ब्रह्मास्त्र देखो क्या है। लेंस में साइन कन्वेंशन तो हम लोगों ने जो मिरर में पढ़ा था वही सेम है। आप सोचोगे मिरर में कहाँ पढ़ा था, तो भाई पीछे वाला पार्ट देखो, तुम लोग तुरंत इधर कूद गए। यहाँ पे फिर से नहीं पढ़ाएंगे यार, पीछे वाला पार्ट देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कैसे होता है लेंस में, क्या करना है, फॉर्मूले कितने हैं तुम्हारे पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सबसे पहला। दूसरा, मैग्निफिकेशन के लिए तुम v/u यूज करोगे और इक्वल टू hi/ho यूज करोगे, ये याद रखना। इसी से तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड एक और है नेट पावर वाला, तो P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू सो ऑन। तो ऐसे ही फोकल लेंथ का भी आ जाता है। जब ये नेट पावर का, तो नेट फोकल लेंथ का क्या होता है, 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 अप टू सो ऑन। अब इसमें एक बड़ी गलती और होती है, लोग सोचते हैं लेंस में रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बन रही, नहीं, लेंस में किसकी वजह से बनती है, रिफ्रैक्शन की वजह से, मिरर में रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। तो बस अगर तुम्हें ये पूरे फॉर्मूले याद हैं और साइन कन्वेंशन याद है, हर न्यूमेरिकल बन जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और पढ़नी है हम लोगों को, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं यहाँ पे कितने, म्यू इज इक्वल टू C/V, V2 by V1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूले। पहले समझते म्यू इक्वल टू C/V, ये कहाँ से आया, देखो C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैंने क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V ये क्या बता रहा है, जिस मीडियम में तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो उस मीडियम में, अब ये V क्या है, वेलोसिटी, पहले V समझ लो क्या है, V है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। उस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो V है। अब इसका मतलब क्या है, देखो म्यू इक्वल टू C/V ये बताता है कि तुम जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ, जो उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट से कितने गुना कम है, ये है C/V। मतलब नहीं समझ में आया होगा। देखो C/V क्या बता रहा है, ये एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का और उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बता रहा है कि जिस मीडियम, मान लो तुम ऑयल में निकालो, तो ऑयल में जो लाइट की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से कितनी कम है, ज्यादा तो कभी नहीं हो सकती ना, तो वो रेशियो बताता है इससे कितनी कम है। जैसे मान लो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸
और तुम्हारी ऑयल में मान लो आ गई 1.5 इंटू 10 की पावर 8, तो ये नमस्ते 2, यानी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना ऑयल में, वो स्पीड ऑफ लाइट से 2 गुना कम है। तो वही जो गुना कम है होता है, वही होता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे μ21 लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है μ2 अपॉन μ1। तो आया समझिए C/V। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V से, तो म्यू इक्वल टू V2 अपॉन V1, मतलब μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ये पढ़ा होगा 9th में वेव्स में। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट होगी, हमेशा, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, एक प्रॉपर्टी हमेशा कांस्टेंट रहती है जो कि फ्रीक्वेंसी। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो यहाँ पे यूज कर लिया λ2 अपॉन λ1। तो अगर पिछली वाली स्लाइड के फॉर्मूले और इस वाली स्लाइड के फॉर्मूले पूरे क्लियर हैं, हर सवाल बन जाएगा। अब सवाल करते हैं। आया पहला सवाल, देखो क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ओके ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है तुम्हारा 4/3, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। हमें स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पे निकालनी, वाटर पे, तो हमने इसको VW लिख दिया। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, मतलब C तो 3 × 10⁸ होता ही है, कहाँ पे, वैक्यूम में। ओके निकालते हैं। म्यू इक्वल टू C/V होता है, तो 4/3 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन VW। अब मल्टीप्लाई कर लो, 4VW इज इक्वल टू 9 × 10⁸। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, ठीक है। तो VW इज इक्वल टू 9 × 10⁸ अपॉन 4, ये नमस्ते हो जाएगा, तो VW आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸। अच्छा, मतलब C की वैल्यू तुम्हें दी गई है 3 × 10⁸, ये तो याद होती है। तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल, और क्या बोला गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, एंड ये ग्लास में दी गई होगी, और ग्लास में जो लाइट की वेलोसिटी वो कितनी है, 2 × 10⁸। तो पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ ग्लास का, तो म्यू इक्वल टू C अपॉन VG हो जाएगा। C अपॉन V होता है ना, C अपॉन V, अब ग्लास है तो C अपॉन VG, तो म्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। ये नमस्ते, तो म्यू कितना आ गया 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आंसर इसका सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं पेपर में भी, ठीक। ओके, एक क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग, लेंस से रिलेटेड है, मजा आ जाएगी करने। अ नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। अच्छा, एक नीडल है जो कि 45 सेंटीमीटर पर रखी गई कोई लेंस से, ओके, एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस, डिटरमाइन इट्स फोकस। ये ठीक। पहले मान लो हमें इसमें इस क्वेश्चन में ये नहीं पता है कि लेंस कौन सा है, तो हम कुछ भी बना ले रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा लेंस है, हमें नहीं पता। इतना बोला गया इसमें, अ नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, यहाँ पे 45 सेंटीमीटर पे एक नीडल रखी गई है, मतलब ये क्या दिया है, नीडल एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई है, दैट इज -45। ये माइनस क्यों लिख रहे हैं, ये साइन कन्वेंशन वाला देखो जाके पहले पार्ट में। एंड इट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। अब ये इमेज बना रहा है कि स्क्रीन पे, अब इसमें कंफ्यूज ना होना, ये V ही तो दिया गया, स्मॉल v, क्योंकि इमेज बन रही है, तो इमेज की तो पोजीशन है कितनी है, 90 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है, तो V तुम्हारी दी गई है प्लस 90 सेंटीमीटर। तुम्हें टाइप ऑफ लेंस बताना है, उसकी फोकल लेंथ निकालनी, साइज ऑफ इमेज क्या है, द साइज ऑफ नीडल इज 5 सेंटीमीटर। साइज ऑफ नीडल यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यूज करते हैं, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। क्यों लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमें F निकालना है ना, तो V और U तो गिवन है, तो लगा दो लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/90 और माइनस टाइम है 1/-45, तो 1/90 प्लस 1/45, तो करोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/90। इसको भाई सिंपल एलसीएम ले लो, ये ऐसे लिख लो, ये 1/90 होगा, ये 2/90 होगा, तो दैट इज 3/90 यानी 1/30। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई तुम्हारी, 30 सेंटीमीटर। अब जिसको भाई ये भी ना समझ में आ रहा हो देन ठीक है, 1/30 सिंपल एलसीएम लिया यार, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आ गई। अब फोकल लेंथ देखो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो एक आंसर तो अपना आ गया। लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, बहुत बढ़िया। चलो
फोकल लेंस मतलब पॉजिटिव आ गई फोकल लेंथ, लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स। अब साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है। अच्छा साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है तो उसके लिए जरा हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका, v अपॉन u। तो v कितना है 90 एंड u है -45। ओके एंड एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो hi अपॉन ho इज इक्वल टू -2। तो hi हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ ho और ho कितना दिया गया है, ho दिया गया 5। तो -2 टाइम्स ऑफ 5 कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। चलो यानी हाइट ऑफ इमेज भी हम लोगों को कितनी पता चल गई 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। नेचर बताने के लिए हम लोगों को पढ़ना तो आता ही है। मैग्निफिकेशन कितना आया था -2 आया था। तो यहाँ पे जरा नेचर पढ़ लेते हैं। पहली बात तो माइनस साइन है, माइनस तुम्हें क्या फ्री दे रहा है इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया तो लिख दो यहाँ पे इन्वर्टेड। दूसरा 2 क्या है 1 से बड़ा है यानी इनलार्ज। इनलार्ज और कैसी इमेज है रियल। बस क्लियर। तुम्हारा आंसर फिर से लिख लो। कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है एंड जो साइज ऑफ इमेज है वो 10 सेंटीमीटर है, जो कि रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड बन रही है। दिस इज योर आंसर। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कभी नहीं गलत होगा। बिल्कुल हम लोग किसके प्रोसेस वाइज चले होते को तीनों आंसर आ गए, ऐसे तुम लोग भी निकाल लोगे सिंपल बिल्कुल। और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स की वीडियो बना देंगे। ठीक है तो धन्यवाद आप लोग यहाँ तक आए, पूरा लेक्चर देखा होगा, मजा आई होगी। पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज करो, सवाल कर लेना जो तुम्हारी बुक में है, या एक नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये वाला चैप्टर तुम्हारा खल्लाफ। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना, बहुत मेहनत लगती है सब लेक्चर रिकॉर्ड करने में। कमेंट में अपना फीडबैक बताना, देखा ही होगा कितनी बार पावर कट हुई। लेक्चर के नोट्स बनाओ, सवाल करो, पूरा बढ़िया हो जाएगा फिजिक्स। अगले वीडियो में अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे बिल्कुल भन्नाट तरीके से। धन्यवाद।